आज 25 जनवरी की क्लास में हम 20 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन होता है वो 13 फरवरी को किया जाता है। स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल हैंडराइटिंग डे जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एजुकेशन डे के साथ साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। और कल ही हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, पहला पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा शहर है जो भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। आज का हमारा अगला सवाल है कि लखनऊ का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप प्लांट प्रतिदिन कितने टन कचरा प्रोसेस करता है? तो इसका सही जवाब है 700 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दूरसंचार विभाग ने किस स्पेक्ट्रम बैंड को अनलाइसेंस्ड घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है लोअर 6G गीगाहर्ट्ज को, लोअर 6 गीगाहर्ट्ज को। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी बताया गया है? तो इसका उपयोग वाईफाई सेवा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि स्वस्थ सीमा अभियान, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। स्वस्थ सीमा अभियान की शुरुआत किसने की है? स्वस्थ सीमा अभियान की शुरुआत आईटीबीपी ने की है। हमने पढ़ा था कि बीएसएफ की स्थापना जो है वो वर्ष 1965 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। वहीं सीआरपीएफ की स्थापना जो है वो सबसे पहले 1939 में की गई थी। सीआरपीएफ की स्थापना। अगर हम वहीं सीआईएसएफ की बात कर ले तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि स्वस्थ सीमा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हम जानते हैं कि स्वस्थ सीमा अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, या आईटीबीपी ने ये चीज चलाई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि आईटीबीपी का स्वस्थ सीमा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से बेसिकली संबंधित है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि स्वस्थ सीमा अभियान के अंतर्गत कितने सीमावर्ती गांव कवर किए गए हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितने सीमावर्ती गांवों को इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया? स्वस्थ सीमा अभियान उत्तराखंड में आईटीबीपी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है टोटल 108 गांवों को कवर किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में एआई गवर्नेंस पर व्हाइट पेपर किसने जारी किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में ये इस तरीके के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। हाल ही में एआई गवर्नेंस पर जो है व्हाइट पेपर जो है वो किसने जारी किया है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने इसको जारी किया है। अब वहीं हम नीति आयोग की बात कर लें तो नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 को की जाती है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 और स्थापना 1935 में की गई। जब ये स्थापित किया गया तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1949 में कर दिया गया था। ठीक है,
आज का हमारा अगला सवाल है कि एआई गवर्नेंस व्हाइट पेपर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एआई गवर्नेंस व्हाइट पेपर का जो मुख्य उद्देश्य है वो एआई का नैतिक व सुरक्षित उपयोग करना है। आज का हमारा अगला सवाल है कि एआई गवर्नेंस व्हाइट पेपर किस मिशन से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एआई गवर्नेंस व्हाइट पेपर जो है वो किस मिशन से संबंधित है। तो इंडिया एआई मिशन से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इन सबको भी देखते चलेंगे कि स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से किया गया था। 15 जुलाई 2015 से किया गया था। वहीं स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप मॉडल किससे संबंधित है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप मॉडल जो है वो बेसिकली हम जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मुख्य उद्देश्य जो है वो कचरे से बिजली बनाना है। ठीक है, हमारा आज का अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो वर्ष 2008 से मनाया जा रहा है। 2008 से प्रत्येक 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एजुकेशन डे भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल हैंडराइटिंग डे 23 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को रिकॉल करते चलेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो वर्ष 2008 में ही तो मनाया गया था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य बीमा अभियान में किस प्रकार की सेवाएं शामिल की गई हैं। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य बीमा अभियान को आईटीबीपी ने उत्तराखंड में स्टार्ट किया है। इसके तहत जो है वो उपर्युक्त सभी टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मतलब सभी सेवाएं चालू की गई हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में कौन सी तकनीकी को सबसे अधिक लाभ होगा। तो ये वाईफाई के लिए है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाईफाई 6 वाईफाई 7 तकनीकी को ज़्यादा लाभ होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को अनलाइसेंस्ड करने वाला मंत्रालय कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि इस तरीके के स्पेक्ट्रम का जो आवंटन करता है वो संचार मंत्रालय, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री करता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्लान को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो शहरी बाढ़ नियंत्रण को और अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्लान को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना का नोडल विभाग कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। उत्तर प्रदेश में शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना का नोडल विभाग नगर विकास विभाग को माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा रिवर रीजुनेशन प्रोग्राम मुख्यतया किस नदी से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है गोमती से है। हम कई दिन से पढ़ रहे थे कि गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए पैसा वैसा इन्वेस्ट किया गया है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है हम जानते हैं पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गोमती नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। गोमती नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बिजली उत्पादन करना है। नहीं सॉरी, बिजली उत्पादन, नदी के प्राकृतिक प्रवाह और स्वच्छता को बहाल करना है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस जिले को इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन हब के लिए चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेटेड कोल्ड हब के लिए कोल्ड चैन हब के लिए उत्तर प्रदेश के जिस जिले को चुना गया है वो बरेली है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन हब का सीधा लाभ किस क्षेत्र को मिलेगा। इसका जो सीधा लाभ है वो कृषि और बागवानी क्षेत्र को मिलेगा।
ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। ओडीओपी की शुरुआत जो थी वो 24 जनवरी वर्ष 2018 को की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में ओडीओपी के अंतर्गत किस जनपद के उत्पाद को जीआई टैग से जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडीओपी की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी वर्ष 2018 को। अगर हम ओडीओपी की बात कर लें तो इसमें इत्र को, जो कन्नौज से संबंधित है, इसको जोड़ने का प्रक्रिया में शामिल किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का लक्ष्य समूह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है वो युवा और बेरोजगार वर्ग को किया गया है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम किस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब है वो भूमि विवादों में कमी। इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके की क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।